सभी को राम राम साथियों, राधे राधे। तो आज शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास। आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की हम लोग क्लास कवर कर रहे थे और ये क्लास आपके परिणाम नोट्स की है। और परिणाम नोट्स कौन से हैं आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये आपके घटना चक्र पूर्वालोकन के जो 100 शॉर्ट नोट्स होते हैं उसी की हम सीरीज़ की इसके नाम को परिणाम के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड होती है और प्रीलिम्स को निकालना ही सबसे बड़ा एक आपका चैलेंज होता है। तो यहाँ पर यूपी पीसीएस के लिए आप सबसे बेस्ट रिसोर्स के तौर पर पढ़ सकते हैं इसे, बीपीएससी के लिए भी। साथ ही साथ अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी लोअर पीसीएस जो यूपी ट्रिपल एससी से निकला हुआ है, तो वहां पर भी ये बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। ये 100 शॉर्ट नोट्स है जिसकी लगभग जो है कि मैंने 6 से 7 पीडीएफ की क्लास हम कंप्लीट करा दी हैं और ये 2-3 पीडीएफ और बची हुई, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, यूपी स्पेशल और वर्ल्ड ज्योग्राफी है। जल्दी हम इसे 1 से 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो शुरू कर लेते हैं। और आज हम लोगों को पढ़ना है लगभग 22-23 पेज इसमें कंप्लीट हो गए थे। शैक्षिक विकास के बारे में आज हम बात करेंगे, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है, तो ये इसी तरीके से 100 शॉर्ट नोट्स में होते हैं जिसमें सारी थ्योरी, पॉइंट आउट, एक्सप्लेनेशन, पीवाईक्यूज, हर एक चीज़ों को हम लोगों ने इस तरीके से सिस्टमेटिक डिज़ाइन किया है ताकि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का टाइम मिल सके। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, यूपी पीसीएस के स्पेशली एस्पिरेंट जो प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज के रूप, तो उनके लिए हमारी ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को शुरू किया गया है और इसका नाम भी आरंभ बैच रखा गया है। और मुझे पता है कि अभी आप लोगों का लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ है और अभी आप लोगों को कल यूपीएससी का भी एग्ज़ाम देना है 24 मई को। लेकिन जिनको भी अगर ये इच्छुक हैं तो एग्ज़ाम देने के बाद भी एडमिशन ले सकते हैं इसमें, या फिर अभी अपना एडमिशन लेके सीट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बैच है आपका 31 मई से स्टार्ट होगा। टोटल इसमें 21 टेस्ट हैं, 14 सेक्शनल हैं, 5 फुल लेंथ हैं और 2 आपके सीसेट ओरिएंटेड है। इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने यूट्यूब पर पोस्ट कर रखी है वीडियो के माध्यम से, जहां पे सारा डिटेल्स मैंने डिस्कस किया है। अभी ये केवल और केवल हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, ऑनलाइन मोड में रहेगा ये, और 599 बहुत ही रीजनेबल प्राइस हमने रखा। और ये व्हाट्सएप टीम का नंबर है जहां पर इस एडमिशन के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हो। चलो देखते हैं आधुनिक भारत में जो शिक्षा का विकास हो रहा था कैसे हो रहा था। देखो, मुख्य रूप से अगर आप देखोगे भारत की जो शिक्षा पद्धति थी वो ऐतिहासिक रूप से सांस्कृतिक आध्यात्मिक पर निर्भर थी, यानी कहने का मतलब धर्म आधारित हुआ करती थी, गुरुकुल में होती थी शिक्षा। लेकिन जैसे जैसे जब मॉडर्न पीरियड आता है, जब अंग्रेजों का युग आता है, तो अंग्रेजों ने जो शिक्षा का विकास किया, उनका मुख्य उद्देश्य भारत में लोगों को जागरूक या शिक्षित करना नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि हम इस तरीके से शिक्षा पद्धति का प्रयोग करें ताकि भारत का अधिक से अधिक शोषण किया जा सके। हमें भाषा से, शैली से, व्यवहार से अंग्रेज चाहिए, भले रहन सहन से वो भारतीय क्यों ना हो, लेकिन उनकी सोच, उनकी जानकारी, उनकी एजुकेशन वो अंग्रेजों के हित में होनी चाहिए। इस तरीके से वो अंग्रेजों को, मतलब भारतीयों को तैयार करना चाहते थे। अपना स्वार्थ वहां पर भी वो लोग देख रहे थे, न कि भारतीयों का हित चाहते थे। इसी दशा में सबसे पहले आप देखोगे 1780 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया था। क्या किया था? कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया। और मदरसा क्यों? क्योंकि बंगाल में ज़्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो उन्होंने मदरसा स्थापित किया और वहाँ पर शिक्षा पद्धति पर बल दिया कि भैया यहाँ पर जो है कि लोगों को शिक्षा दी जाएगी। लेकिन वो शिक्षा कहीं ना कहीं मुस्लिमों को इसलिए दी जा रही थी कि ताकि वो अपनी जो अरबी भाषा है, जो फारसी भाषा है, जो उर्दू भाषा है, उससे लिखी हुई बातों का जानकारी अंग्रेजों को दे सके सामान्य भाषा में। 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और वहीं 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। ध्यान देना, कई बार आपसे पूछा जाता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना की बात की जाती है, जो एनी बेसेंट ने 1898 में की थी। कब की थी? एनी बेसेंट ने 1898 में की थी। वही 1898 का जो कॉलेज था, हिंदू कॉलेज, यही आगे जाकर क्या हो जाता है? बीएचयू के नाम से जाना जाता है, जब स्थापित होता है 1916 में। लॉर्ड हॉर्डिंग उस समय होते हैं वायसराय भारत के, और मदन मोहन मालवीय जी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लेकिन यहाँ पर जब आपसे पूछा रहा संस्कृत कॉलेज की, तो पहला संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में ओपन किया। अच्छा, एशियाटिक सोसाइटी जो कि विलियम जोन्स ने 1784 में स्थापित की थी, इसकी अध्यक्षता विलियम जोन्स ने की, जबकि इनसे ज़्यादा एजुकेटेड, इनसे ज़्यादा मल्टीलिंगुअल, मतलब कि बहुभाषी जानकारी रखने वाले वॉरेन हेस्टिंग्स थे, लेकिन उन्होंने इनके सम्मान में अध्यक्षता छोड़ दी थी। ये प्रश्न भी आता है, जैसे बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी, तो डेफिनेटली उसे अध्यक्ष बनना चाहिए था। लेकिन विलियम जोन्स के पक्ष में वॉरेन हेस्टिंग्स ने अध्यक्षता का पद छोड़ दिया और कहा कि विलियम जोन्स को ही अध्यक्ष बनाया जाएगा। और कब स्थापित हुआ? 1784 में।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वॉरेन हेस्टिंग्स खुद बहुत जानकार नहीं था। भाई वॉरेन हेस्टिंग्स व्यक्ति संस्कृत में, फारसी और अरबी का अच्छा जानकार था, फिर भी उसने विलियम जोन्स के सम्मान में उस अध्यक्षता पद को अस्वीकार कर दिया। तो ये प्रश्न बन जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई और क्या इसके अध्यक्ष विलियम जोन्स थे? तो जी हाँ, बिल्कुल इसके अध्यक्ष विलियम जोन्स ही थे। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने कराया था। कई बार ये पूछा जाता है ना, भगवत गीता का हो गया, महाभारत का हो गया, रामायण का हो गया, ये कुछ ऐसी प्रमुख पुस्तकें हैं जिनका मध्यकाल यानी मुगल काल में भी कुछ ना कुछ भाषा में परिवर्तन किया गया। जैसे अगर आप देखोगे तो सिर ए अकबर के नाम से दारा सिकों ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद कराया था। रज्मनामा के नाम से किसका, महाभारत का अनुवाद कराया गया था। ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजों ने भी किया था। तो जब भगवत गीता की बात आती है तो ये चार्ल्स विल्किंस के द्वारा कराया गया था। और पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी 1822 ईस्वी में हुई थी और 1829 ईस्वी में इसकी पुष्टि कर दी गई थी। माइकल मधुसूदन को इसकी सदस्यता प्रदान की गई थी। आप ध्यान देना कि इस बात, जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी थी ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों के हित की संस्था थी, जो अंग्रेजों के हित में काम कर रही थी। ये जो बड़े बड़े जमींदार थे, रॉयल लोग थे भारत में, उनके द्वारा स्थापित की गई थी, या फिर यूँ कहें कि जो फॉरेनर्स भी जो बड़े बड़े जमींदार तरीके के थे उनके द्वारा स्थापित की गई। जैसे 1784 में आपने देखा विलियम जोन्स ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, मतलब बंगाल में जो एशियाटिक सोसाइटी है उसकी स्थापना करते हैं। इसी तरीके से 1822 में आगे चल के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना पेरिस में होती है और माइकल मधुसूदन को इसकी सदस्यता भी दे दी गई थी। अब एक और पुस्तक है कि कालिदास की रचना शकुंतला का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद 1789 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। ये वही विलियम जोन्स है जिन्होंने 1784 में स्थापित की थी बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी स्थापना, और यहीं पर इन्होंने अंग्रेजी में फिर अनुवाद किया। कालिदास की एक रचना थी शकुंतला और ये रही आपकी विलियम जोन्स की। अगर आप देखोगे, अच्छा यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा एक एशियाटिक रिसर्चेज नाम की एक पत्रिका भी जारी की जाती थी यहाँ पर, ठीक है। फिर और पुस्तकें देखते हैं, क्योंकि देखो एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे जो फैक्ट बन सकते हैं वही हमने फैक्ट रखे हैं जो पीवाईक्यूज के बेस्ड हैं, जो पे एक अतिरिक्त जानकारी। फॉर एग्जांपल एक प्रश्न आता है भैया कि भारतीय उच्च शिक्षा का यानी हायर एजुकेशन का जो मैग्ना कार्टा है, जिसको वुड डिस्पैच मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, 1854 में आता है, क्योंकि उस समय चार्ल्स वुड भारत के गवर्नर जनरल थे और उनके द्वारा जो प्रपोजल दिया गया उसी को वुड डिस्पैच कहा गया। चार्ल्स वुड उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे 1854 के दौरान, और उनके द्वारा जो हायर एजुकेशन को लेकर, जो फीमेल एजुकेशन को लेकर जो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म किया गया, एक बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया गया कि भाई अब हायर एजुकेशन की स्थापना की जाएगी। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि चार्ल्स वुड के बारे में, तो यहाँ पर देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ये अध्यक्ष भी थे चार्ल्स वुड, इन्होंने ही इसको जारी किया था। तो कई बार जैसे आप सोचते हैं ना वुड डिस्पैच बस नॉर्मल वुड डिस्पैच नहीं था, वो भारतीय शिक्षा का एक मैग्ना कार्टा था, एक बहुत बड़ा अधिकार पत्र था कि वहाँ पर उच्च शिक्षा भी दी जा रही है, प्लस लैंग्वेज को लेकर जो डिस्प्यूट हो रहा था कि भाई उच्च शिक्षा में हम हायर एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम रखें या हिंदी मीडियम रखें, तो इंग्लिश मीडियम को फॉलो किया गया। और स्त्री शिक्षा की भी बात की गई, भाई महिलाओं को भी अब उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया जाए। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस किए गए यहाँ पर, जिससे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बनाइए और शिक्षा का उद्देश्य और शिक्षा का माध्यम आदि पर विचार करना भी इसका मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, क्या यहाँ पर हम आंग्ल शिक्षा प्रोवाइड करें या प्राच्यवादी, अर्थात भारतीय जो शिक्षा पद्धति चली आ रही है गुरुकुल पद्धति, क्या उसी को फॉलो अप करें या फिर कुछ उसमें नया जो यूरोपीय शिक्षा पद्धति उसकी बात करें। दूसरा माध्यम क्या रहेगा, अंग्रेजी माध्यम या हिंदी माध्यम। और इसके ही द्वारा वुड डिस्पैच के द्वारा 3 नई प्रेसिडेंसियों में जो है कि क्या किया गया, स्थापित किए गए थे विश्वविद्यालय, जो लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे था। यह भी प्रश्न आता है कि लंदन के विश्वविद्यालय के तर्ज पे 3 प्रेसिडेंसियों में स्थापना की गई थी, जैसे बंबई, मद्रास, कलकत्ता, ये वाले जो थे वो वाली चीजें, ठीक है। प्रस्ताव क्या दिए इन्होंने कि लंदन के विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1857 में। उच्च शिक्षा का माध्यम इन्होंने इंग्लिश फाइनल किया और शिक्षा क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को भी प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान की सहायता की सिफारिश की कि देखो सारा खर्चा ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं उठा पाएगी, क्योंकि वो तो यहाँ प्रॉफिट कमाने आई है, वो तो यहाँ शोषण करने आई है, वो यहाँ पे जन कल्याण करने थोड़े आई है। तो इसीलिए हम कुछ प्राइवेट सेक्टर यानी कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलाइजेशन है,
जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनसे कहेंगे कि भैया आप भी यहाँ पर पैसा लगाओ, इन्वेस्ट करो, एजुकेशन को इंप्रूव करो और साथ में प्रॉफिट कमा लो। तो निजी सेक्टर को भी जो है कि कहीं ना कहीं फोकस किया गया और अंग्रेजी शिक्षा का इसको मैग्ना कार्टा कहा गया क्योंकि ये अंग्रेजी माध्यम में शुरू किया। देसी भाषा के विकास पर भी बल दिया गया था क्योंकि अगर आपको भारत में शासन करना था तो भारत की जो क्षेत्रीय भाषा है, हिंदी, उर्दू, मराठी, तमिल जो भी है उस पर भी ध्यान दोगे तभी तो। अब सोचो मद्रास प्रेसिडेंसी की बात हो रही है, अर्थात चेन्नई तमिलनाडु का रीजन है और आप वहां पे अगर तमिल भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो वहां के जो लोकल लोग थे उन्हें कैसे पता चलेगा कि अंग्रेज क्या हमें पढ़ा रहे हैं। बंबई की बात करें तो जो मराठी भाषा थी, गुजराती भाषा थी, उसका प्रयोग करना पड़ेगा, बांग्ला भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा कलकत्ता में। बाकी अंग्रेजी शिक्षा तो आप प्रयोग कर ही रहे हो अंग्रेजी भाषा का। तो इसीलिए देसी भाषा पर भी उन्होंने फोकस किया, अंग्रेजी भाषा पर भी फोकस किया, प्राइवेट सेक्टर पर भी फोकस किया, इंग्लिश मीडियम तय किया गया और 3 प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय खोले गए। ये की पॉइंट्स हो गए। और लास्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर महिला शिक्षा और वोकेशनल एजुकेशन या ट्रेनिंग पर भी फोकस किया गया। महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी बल दिया गया। आगे देखो, वुड डिस्पैच 1854 के पश्चात शैक्षिक प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कई बार होता है लॉर्ड लिटन का नाम आता है, लॉर्ड रिपन का नाम आता है, तो लिटन पहले आ चुके थे और जो रिपन है बाद में। तो देखो लॉर्ड रिपन की अगर मैं बात करूं, इन्होंने क्या किया, डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की स्थापना की थी ये चेक करने के लिए कि जो हमने वुड डिस्पैच के तहत जो 3 विश्वविद्यालय ओपन किए 1857 में, देखो जरा उनमें क्या इंप्रूवमेंट आ रही है, क्या भारतीयों का विकास हो रहा है? नहीं। अंग्रेजों का कितना बेनिफिट हुआ, अंग्रेज कितने तैयार हुए भारतीय शिक्षा पद्धति में, कितने हमने भारतीयों को सोच से, शिक्षा से, विचार से अंग्रेज तैयार किया। तो ये उनका मेन फोकस था, मेन मोटो था। ठीक है, भले हम लॉर्ड रिपन को जो है कि बहुत बेहतरीन मानते हैं कि वे भारतीयों के लिए जो है कि उदारवादी रहे, लेकिन शोषण की प्रवृत्ति इनकी भी थी। तो ये सारी बातें समझ में आ गई। और यहाँ पर जैसे एक आपने सुना होगा हंटर कमीशन, ठीक है, तो ये तो हो गया हंटर कमीशन। और एक हंटर कमीशन कब गठित हुआ, जो आपने देखा होगा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें भी एक हंटर कमीशन का गठन किया गया था ये चेक करने के लिए कि जो जनरल ओ डायर थे जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था, क्या वो राजद्रोह था या जो भी इस तरीके के जो मामला सुनते हैं, तो उसको मत याद रख लेना, वो 1919 वाला केस है। ठीक है, और ये डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एजुकेशन वाला है जो 1882 में किया गया। और इसने जो रिपोर्ट दी कि प्राथमिक शिक्षा के विकास और सुधार पर बल दिया जाए। भैया हायर एजुकेशन तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हायर एजुकेशन में वही व्यक्ति तो आ सकेगा पढ़ने जिसका बेसिक अच्छा तैयार होगा, और आप पहले प्राथमिक शिक्षा पर बल दीजिए। तो सोचो कहां इसको वुड डिस्पैच के तहत हायर एजुकेशन के लिए अपॉइंट किया गया था, लेकिन इसने कहा कि पहले ग्राउंड रियलिटी बहुत खराब है भारत की, पहले बेसिक शिक्षा को मजबूत करिए आप। और राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल स्थापित किया गया था। ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसी दौरान अगर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि 1905 में ही हमारा स्वदेशी आंदोलन चला था जो बंग भंग आंदोलन के नाम से जाना था। बंगाल विभाजन के खिलाफ ये शुरू किया गया और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा की बात की गई थी और राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना खुद की जा रही थी। तो रंगपुर नेशनल स्कूल स्थापित किया 1905 में, और ये पहला जो है कि राष्ट्रीय शिक्षा में नेशनल सेंटर था। और तत्पश्चात 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना भी की गई, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, जो कि भारतीयों के द्वारा की गई थी, भारतीय शिक्षा के लिए की गई थी, न कि अंग्रेजों के लिए की गई थी। एक सैडलर आयोग भी आएगा। देखो यहाँ पर क्या, जितनी भी आपने अभी तक की एजुकेशन फील्ड की चीजें पढ़ी हैं वो सारा कुछ यहाँ पर हम लोग रिवाइज करेंगे, क्योंकि भैया यहाँ से जो प्रश्न आएगा ना वो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब जैसे आप सैडलर आयोग की बात करें, पुराना नाम इसका कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग था। क्या नाम था सैडलर आयोग का? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग था, और इसकी नियुक्ति 1917 में हुई थी। डॉक्टर M.E. सैडलर लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे, जो ब्रिटेन में लीड्स विश्वविद्यालय है, और वहीं के जो कुलपति थे सैडलर जी, M.E. सैडलर, इन्हीं के नाम पे सैडलर आयोग गठित किया गया। माध्यमिक शिक्षा के सुधार पर इन्होंने बल दिया। तो सोचो, अभी हंटर हमने पढ़ा प्राथमिक शिक्षा पर सुधार की बात कर रहा है और सैडलर माध्यमिक शिक्षा के सुधार पर बात कर रहा है। डायरेक्टली स्टेटमेंट आता है यूपीपीसीएस में कि भैया एजुकेशन में जो हंटर आयोग था वो जो है कि किस में था। क्लियर है? तो यहाँ पर माध्यमिक में कौन कर रहा है, प्राइमरी में कौन कर रहा है, ये सब बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। तो याद रख लो दिमाग में, भैया ऐसे स्टेटमेंट आते हैं फिर दिमाग में घूमता है कि हमने कौन सा पढ़ के आए थे। लॉर्ड कर्जन ने 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, जिसमें 2 भारतीय सदस्य भी शामिल थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायाधीश गुरुदास बनर्जी साहब भी शामिल थे। तो टॉमस रैले तो इसके अध्यक्ष थे 1902 वाले के, लेकिन इसमें 2 भारतीय सदस्य भी शामिल थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायाधीश गुरुदास
दामोदास बनर्जी। और यही जो है कि आगे चल के विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित होता है। ध्यान से समझो, ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के नाम से भी जाना था 1904 में, क्योंकि इसका आयोग जो था 1902 में गठित हुआ और उसने जो प्रपोजल दिया उसी को अधिनियम बना के पेश किया गया था। अगर आज की क्लास आपने ठीक से देख ली ना, तो एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी पेपर में आ सकता है प्रश्न, जो संभावना होगी, वो सब कुछ यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी द थियरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की बात करें, ये शिक्षा के क्षेत्र से संबद्ध है और उच्च वर्ग को यहाँ पे शिक्षित करने की बात की जाती थी। उससे छन छन कर शिक्षा सामान्य जन तक पहुंचेगी और इस थियरी का प्रतिपादन लॉर्ड मैकाले ने किया था। ऐसा क्यों था? दो रीजन थे। पहला रीजन तो ये था कि अंग्रेज चाहते थे कि हम यहाँ पर जो बड़े बड़े जमींदार हैं, जो सेठ साहूकार हैं, जो बड़े महाजन हैं, देसी रियासत के राजा हैं, उनको अगर हम अपने कब्जे में कर लेते हैं, उनको अगर हम अपने साथ समझौते में रख लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम उनके अंतर्गत आने वाली प्रजा पर भी शासन कर सकेंगे और उनके अंतर्गत आने वाली जो जनमानस है उनको अपना सामान बेचकर उनका शोषण कर सकते हैं। तो पहला तो उन्होंने कहा कि भैया हम सीधे मेन लीडर को ही कब्जे में कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जिले का जो विकास है, सर्वांगीण विकास करना था, लेकिन उसमें करप्शन करनी है, तो नेता डायरेक्ट डीएम से कांटेक्ट करेगा, क्योंकि डीएम के पास ही सारा ट्रेजरी का फंड होता है करोड़ों रुपए में। तो सोचो, डीएम को अगर आपने कब्जे में कर लिया या डीएम से डील कर ली, तो डेफिनेटली जो है कि आगे के अधिकारी तभी तो काम करेंगे जब ऊपर से अप्रूवल मिलेगी, और जब नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने भी किया। और दूसरा एक प्रकार और था, दूसरा जो कारण, कि ये बहुत अधिक मात्रा में पैसा भी नहीं खर्च करना चाहते थे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम सेठ साहूकार महाजन, जो बड़े बड़े जमींदार हैं, पूंजीपति हैं, हम अगर उनको शिक्षित कर देते हैं, तो इनके यहाँ काम करने वाले जो छोटी छोटी जाति के लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो कोई इनके कपड़े का काम कर रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई घर की सफाई कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तमाम चीजें उनको ये शिक्षित करते हुए चलेंगे कि भैया आज हमने जो है कि किताब में ये पढ़ा, आज हमने समाज में ये पढ़ा, आज हमने विश्वविद्यालय में ये पढ़ा। तो ये अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को, अपने अंदर आने वाले जो गांव समाज है, उनको शिक्षित करते रहेंगे। तो इससे क्या है, अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा धनराशि भी बच जाएगा और उनका उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। लेकिन समस्या ये आई कि इन निकम्मों ने, इन मक्कारों ने क्या किया, जो पूंजीपति तैयार हुए, जो जमींदार तैयार हुए, जो साहूकार तैयार हुए, पढ़ लिख के विद्वान बने, उनसे ये पूछा ही नहीं कि क्या तुमने नीचे की जनता को भी शिक्षित किया कि नहीं किया। तो सबसे बड़ी गलती अंग्रेजों के साथ साथ यहाँ के जमींदार, सेठ, साहूकार, महाजनों ने भी की कि उन्होंने शोषण केवल किया, शिक्षित नहीं किया भारतीयों को। और यही वजह है कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो एजुकेशन का जो रेशियो था 14 to 17% के आसपास था। सोचो, इतना कम था, और आज हम 73% लिटरेसी रेट पे पहुंचे हैं। तो ये रीजन आपको समझना पड़ेगा जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी होती है। तो इसका मतलब समझ में आ गया, छन छन के जो जाने वाला सिद्धांत था। और भारत में आधुनिक शिक्षा की जो प्रणाली की नींव थी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। स्मरण पत्र को ही, इसको मैकाले मिनट भी कहा जाता है। डायरेक्ट फैक्ट आता है कि 2 फरवरी 1835 को इन्होंने प्रस्तुत किया था और तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने 7 मार्च 1835 को स्वीकार कर लिया और उच्च शिक्षा का जो माध्यम था वो इंग्लिश को स्वीकार कर लिया। और यही जो प्रोविजन 1857 में जो स्थापित 3 प्रपोजल, जो 3 विश्वविद्यालय हुए थे स्थापित, उनमें लागू किया गया। तो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? भैया, विलियम बेंटिक की जो सभा थी, उसमें ये विधि मेंबर के रूप में आते हैं, लॉ मेंबर के रूप में आते हैं, 1834 में शामिल हो जाते हैं। और जब इनसे विलियम बेंटिक एजुकेशन पर राय लेता है, तो इन्होंने कहा कि भैया ऐसा करो, अंग्रेजी मीडियम एजुकेशन रखो। मैं एक लेटर बना रहा हूँ, मैकाले मिनट जिसे कहा जाएगा, उसके तहत जो है कि पूरा प्रोविजन लेकर आया गया। और 1813 के चार्टर में जो शुरू हुआ था ना प्राच्य पाश्चात्य विवाद, इसका भी अंत हो गया। क्योंकि 1830 के जो 1813 का चार्टर था, उसमें कहा गया था कि भारतीय शिक्षा पद्धति के सुधार के लिए हम लोग 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करेंगे। कितना करेंगे? 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष। जैसे मान लो कि बजट एक तरीके से दिया गया पूरे भारत की शिक्षा पद्धति पे, लेकिन इस 1 लाख रुपए को खर्च करने के लिए ये पूछा जा रहा था कि क्या हम शिक्षा भारतीय माध्यम में देंगे या फिर हम अंग्रेजी माध्यम में देंगे। तो इसके डिबेट को जो लेकर चले आ रहे थे लगातार, वो जाके 1835 में कंप्लीट हो गई। अच्छा, एक और प्रश्न आता है कि भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा थी उसकी नींव कैसे पड़ती है? कौन कौन से ऐसे प्रावधान थे जिससे अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिला? पहला, 1813 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें कहा गया कि प्रतिवर्ष हम 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया कि हम 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। और यहीं पे आंग्ल और पाश्चात्य का जो है कि विवाद शुरू हो गया।
फिर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो 1823 में आई थी, ये भी इसमें अपना योगदान देती है। और प्राच्य आंग्ल विवाद तो रहता ही रहता है। तो ज़्यादातर एस्पिरेंट को ये वाली कमेटी का नाम नहीं पता होता, तो याद रख लेना जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 की कमेटी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में अपनाया गया था, और वो 1835 का जो लॉर्ड मैकाले का मिनट मैकाले जिसको हम लोग कहते हैं, उसी के माध्यम से अपनाया गया। डीके कर्वे की बात करेंगे तो इनके द्वारा बंबई में 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, और कर्वे जी ने विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली भी स्थापित की थी। अब यहाँ पर आपका कंफ्यूजन होगा सावित्रीबाई फुले के माध्यम से। आपने सुना है कि सर हमने तो पढ़ा था कि भारत में जो पहला स्कूल ओपन किया गया वो सावित्रीबाई फुले ने स्कूल ओपन किया, पुणे में स्थापित किया था। बिल्कुल सही पढ़ा है, बस थोड़ा सा वर्ड को ध्यान दो। स्कूल का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स, उन्होंने जो स्कूल ओपन किया था उनका प्रयास था कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को हम पढ़ा सकें, निःशुल्क रूप में सभी लोगों को पढ़ाएं। लेकिन डीके कर्वे साहब ने कहा कि भैया 12 तक तो आप पढ़ा लोगे, लेकिन जो विश्वविद्यालय के एजुकेशन है, जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हायर एजुकेशन की बात है, तो उसके लिए महिलाओं के लिए एक अलग से प्रथम विश्वविद्यालय ओपन किया गया, महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये अंतर आ जाता है ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के साथ डीके कर्वे के रूप में। और डीके कर्वे साहब ने ही विवाह प्रतिबंध, जो विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली भी स्थापित की थी कि भाई विधवा विवाह को जो है कि बैन नहीं किया जाएगा। स्वयं उन्होंने भी एक विधवा से ही शादी करके उसके भी जीवन को और अपने जीवन को संवारा था। अब जैसे यहाँ पर ये देखोगे कि 1896 में इन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना भी की थी कि जहाँ पे जो भी विधवाएं चाहे तो वो रह सकती हैं। और 1958 में इन्हें मरणोपरांत और स्वतंत्र भारत में भारत रत्न इनको प्रदान किया गया था। समझ आ रहा चीज़ें? नहीं आ रहा तो कमेंट करिए। बाकी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि भाई इससे बाहर कुछ भी ना जाए। बाकी रही बात साहित्य की, लिटरेचर की, तो हम आगे एक अलग से चैप्टर है साहित्य का पूरा लास्ट में, जो बहुत अधिक मात्रा में हमने जितने भी साहित्य पढ़े एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक वो सारे कवर होंगे वहाँ पे। 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो वीके चिपलुंकर ने, बीजी तिलक ने, गोपाल गणेश आगरकर ने, जबकि एमजी रानाडे इसके संरक्षक थे। तो संस्थापक की अगर बात करोगे डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की, तो चिपलुंकर थे, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश आगरकर, ये सभी लोग थे और बाकी लोग नहीं थे। जबकि एमजी रानाडे कौन थे? संरक्षक थे। मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कब हुई? 1875 में की गई थी सर सैयद अहमद खां के द्वारा, और यही आगे चल के 1920 में इसका नाम क्या हो गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया। क्या नाम हुआ? 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुआ, जो पहले 1875 में मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से स्थापित हुआ, और इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। क्या ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है सर। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में डॉक्टर राजाराम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी कलकत्ता में, और मेयो कॉलेज अजमेर में 1875 में स्थापित हुआ। दिल्ली कॉलेज 1824 में स्थापित हुआ था। तो ये जो है कि राजाराम मोहन राय जी ने भी क्या किया था? डेविड हेयर की सहायता ली थी। किसकी ली थी? डेविड हेयर की सहायता लेकर ही इन्होंने हिंदू कॉलेज स्थापित किया। ये डायरेक्ट फैक्ट मिलाने के लिए आता है। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में कई बार पूछा जाता है, यूपीपीसीएस में पूछा जाता है, यूपीएससी में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सिविल सेवक हमारे भारत में सेलेक्ट हो रहे थे उनको ट्रेनिंग प्रशिक्षण देने के लिए किया जा रहा था। जुलाई 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन के लिए प्रशिक्षित करना था। देखो सिंपल सी बात है कि 1798 के आसपास जो है कि लॉर्ड विलियम वेलेस्ली जो है कि भारत में आए थे, लॉर्ड वेलेस्ली, और यही जो है कि 1800 के आसपास मतलब 1799 से शुरू करते हैं हैदराबाद से सबसे पहले सहायक संधि का कॉन्सेप्ट। तो इन्होंने क्या सोचा कि जितने भी भारत में जो ब्रिटिश प्रशासक आ रहे हैं ना, जो ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, जिनको यहाँ पे शासन करना है, प्रशासन करना है, तो क्यों ना उनको ट्रेनिंग दी जाए। तो इन्होंने क्या किया कि भारत में जुलाई 1800 में इन्होंने कलकत्ता में एक विश्वविद्यालय ओपन किया फोर्ट विलियम कॉलेज के नाम से, फोर्ट विलियम कॉलेज के नाम से, जिनको कहा गया कि भैया आप अगर जब सेलेक्ट हो जाते हो आईसीएस के एग्जाम में, ठीक है, तो उसके बाद हम आपको ट्रेनिंग देंगे, साल भर 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, जिससे समझाएंगे कि कैसे आपको भारत पे शासन करना है और अंग्रेजों के हितों का सोचना है, अंग्रेजों का जो है कि प्रॉफिट कराना है। तो इसको लेकर ही जो है कि इसको स्थापित किया गया। हालांकि आगे चल के ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन ने इसका विरोध किया कि भाई हम इसकी ट्रेनिंग सेंटर को ब्रिटेन में स्थापित करेंगे। तो आगे जाके शायद जो एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं, 1802 या फिर 1806 में इसको ब्रिटेन में जो है कि स्थापित कर दिया गया, और फिर वहीं ट्रेनिंग वगैरह होने लगी। भारत में ट्रेनिंग कैंपस बंद कर दिया गया। हालांकि वर्तमान में लबासना मसूरी में जो है कि होती है। उत्तर प्रदेश के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो देखो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे हम लोग कहते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी 1916 में है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो 1920, हालांकि इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, तब इसको मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे 1920 आते आते इसको एक केंद्रीय विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से दे दिया गया दर्जा।
और आगे देख, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में रायबरेली रोड पे 1996 में स्थापित हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में। लेकिन ये तो थे भाई केंद्रीय विश्वविद्यालय की लिस्ट। अभी ऐसा नहीं कि 4 ये और भी केंद्रीय विश्वविद्यालय। लेकिन अगर मान लो प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन था, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? तुरंत आप इलाहाबाद को लगा के टिक कर दोगे और बस यहीं पे चूक कर जाओगे, यहीं पे गलती कर जाओगे। क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में स्थापित जब हुआ तब वो राज्य विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। लेकिन धीरे धीरे जाके आगे चल के 1925 के आसपास इसको जो है कि इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इसीलिए सर्वप्रथम अगर दर्जे की बात करेंगे तो बीएचयू यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा, जो 1916 में स्थापित हुई है केंद्रीय विश्वविद्यालय की। देखो, स्थापना की बात हो रही है तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लेकिन अगर सबसे पहला दर्जा तो दिया जा रहा है वो बीएचयू को दिया जा रहा है। क्या यहां पर बात समझ में आ गई? तो चलो भाई, अगला हमारा चैप्टर जो है वो प्रेस का शुरू होता है। ठीक है, और जब यहाँ तक आ ही गए तो सोच रहा हूँ एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ उस एस्पिरेंट के लिए जो चाहते हैं कि यूपी पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग जो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, अभ्यास बैच, अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें ऑलरेडी बहुत सारे एस्पिरेंट ने एडमिशन ले लिया है। ऑलरेडी हमारे 3 बैच रन भी हो रहे हैं जो कंप्लीट होने वाले हैं जून के लास्ट तक। और अब एक नया बैच हमने शुरू किया क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट चाहते थे कि सर लेखपाल और यूपीएससी का एग्जाम हो जाए तो उसके बाद हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसमें सारी डिटेल मैंने डिस्कस भी किया और अब आपके लिए एक नई डेट रखी है 31 मई। लेकिन एडमिशन जल्दी से जल्दी ले लीजिए ताकि आप अपनी सीट बुक कर सकें। इसकी प्राइस बहुत ही रीजनेबल रखी है, पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सबसे सस्ती प्राइस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगा, नहीं, ना तो मॉडल आंसर से कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है, ना ही जो है कि किसी रूटीन से लेकर हर एक चीज हम लोग रेगुलर कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने जो है कि इस पर डिस्कस किया है। 90 डेज का प्रोग्राम है, केवल हिंदी मीडियम में अभी अवेलेबल है और इसमें पूरा का पूरा, अच्छा, इसमें एडमिशन लेने के लिए आप हमारे इसी व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी। ये पूरा डे वाइज प्लान हम लोग इस तरीके से आपको शेयर कर रहे हैं। हर एक टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा, जीएस पेपर 1 से लेके 6 तक पूरा आपका 90 to 95 डेज में पूरा कवर हो जाता है। तो एडमिशन लेने के लिए आप हमारे इसी व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी व्हाट्सअप टीम से। ठीक है, यहाँ पर ये नंबर दिख रहा है ना, इस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। प्रेस के विकास की बात कर रहे थे, अब यहाँ देखते हैं भारत में प्रेस का विकास क्या है। भैया भारत में प्रेस का, तो यहाँ पर देखिए, पुर्तगालियों के द्वारा एशिया में पहली बार यानी कि गोवा में भारत में 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। सबसे पहले पुर्तगालियों ने पूरे एशिया में गोवा में जो है कि स्थापना की थी प्रिंटिंग प्रेस की। और भारत का पहला जो समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट, जो कि 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा लाया गया था इंग्लिश में। लेकिन इसी तरीके का एक हिंदी में भी आता है जो बंगाल गजट के नाम से ही जाना जाता है और वो भारतीय व्यक्ति लेकर आता है हिंदी में। ठीक है, हम आगे उसके बाद कर लेंगे। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे भारत का एक पहला समाचार पत्र बताओ, चाहे वो अंग्रेजी का हो चाहे हिंदी का, तो अंग्रेजी में ये आपको याद रखना 1780 में आया था बंगाल गजट के नाम से, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा इसको लाया गया था। सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1799 में शुरू की गई थी प्रेस पर सेंसरशिप। उससे पहले कभी भी हमारे भारत में जो भी प्रेस चल रही थी, जो भी आप हिंदी, उर्दू, फारसी, जिस भी भाषा में कोई भी मैगजीन, पत्रिका कुछ भी छाप रहे थे, कोई उस पर प्रतिबंध नहीं था। लेकिन सबसे पहले सेंसरशिप वेलेस्ली लेकर आता है। उसके मुख्य बिंदु क्या थे? उसने कहा कि जो समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक, स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई समाचार पत्र है, उसमें अगर किसी राइटर का कोई आर्टिकल है या कुछ भी अगर आप चीज छापते हो तो उससे ये पता रहना चाहिए कि भैया सरकार के खिलाफ अगर किसी ने कुछ छापा है तो कौन है व्यक्ति, कहाँ का रहने वाला है, ये सारी डिटेल उसे लिखनी पड़ती थी। अभी अगर आप देखते हो जो आर्टिकल पढ़ते हो, एडिटोरियल जो पढ़ते हो, उसमें नीचे क्या होता है, राइटर, जो एडिटोरियल लिखने वाला जो एडिटोरियल व्यक्ति होता है, मतलब संपादक जो होता है, वो अपना डिटेल में क्या लिखता है, बस अपना नाम लिखता है। अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में कार्यरत है तो वहाँ का नाम लिख देता है, या फिर वो किसी विभाग में तो वहाँ पे लिख देता है, या स्वतंत्र जो है कि संपादक, बस उसका ना तो कोई नाम, ना पता, ना कोई एड्रेस, कुछ नहीं। लेकिन अंग्रेजों के समय में जो है कि सब कुछ लिखा जाता था ताकि पता चल सके भैया ये व्यक्ति सरकार की आलोचना कर रहा है। तो ये चीज थी। प्रकाशित खबर को सरकार के सचिव के सम्मुख रखना पड़ता था पत्रेक्षण के लिए, कि देखा जाएगा कि जब सारी चीजें ठीक होंगी, कोई भी ऐसी चीजें नहीं होंगी जो पूरी तरीके से सरकार की आलोचना कर रही है, सरकार के खिलाफ हो, तभी उसको पब्लिक किया जाता था। यही होता था सेंसरशिप। भाई आज आप 20-20 पेज के न्यूज़पेपर देखते हो ना, लेकिन उस जमाने में 2-3 पेज के ही न्यूज़पेपर हो पाते थे और 2-3 पेज को रीड करना बहुत आसान था, जल्दी से जल्दी उसको चेक कर लिया जाता था। फिर एक और आता है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जिसके बारे में आपने सुना है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आया था 1878 ईस्वी में, इसको कहा गया था मुंह बंद करने वाला अधिनियम। दिस इज इंपॉर्टेंट, मुंह बंद करने वाला अधिनियम। हालांकि आगे चल के लॉर्ड रिपन ने 1882 में इस अधिनियम को रद्द भी कर दिया था। इस अधिनियम को क्या रद्द कर दिया था, और इसका एक अन्य नाम भी था देसी भाषा प्रेस अधिनियम। क्या था? देसी भाषा प्रेस अधिनियम भी कहते थे इसको, और इसको गैंगिंग अधिनियम भी कहा जाता था। गैंगिंग अधिनियम मतलब
लॉर्ड लिटन ये कहकर लेके आया कि भैया अब आप किसी भी भाषा में न्यूज़पेपर को पब्लिश नहीं कर सकते हो, केवल और केवल इंग्लिश में करोगे। और इंग्लिश में करने का एक बेनिफिट था कि अंग्रेज ही समझ सकेंगे और आम जनमानस में जो बहुत कम लोग शिक्षित है बस केवल वही पढ़ सकेंगे, बाकी लोग नहीं। जबकि क्षेत्रीय भाषाओं में हर व्यक्ति पढ़ने में सक्षम था, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि मुंह बंद करो अभियान एक तरीके से अधिनियम हो गया। और आगे चल के लॉर्ड रिपन जो है कि इसके लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर देते हैं और कहते हैं भैया आराम से आप देसी भाषा में करो, ठीक है। गैंगिंग अधिनियम भी इसको कहा जाता है। और यही वजह है कि इस एक्ट के तहत सबसे पहले सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर आदि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले भी दर्ज किए गए थे। पत्रकार सर्वप्रथम कौन थे जो जेल गए थे? भैया बाल गंगाधर तिलक। देखो क्रांतिकारी के रूप में भी अगर आप देखना चाहो तो क्रांतिकारी तो थे ये, ठीक है, जो लाल बाल पाल का जो ग्रुप है। लेकिन इनका जो प्रश्न है वो इस तरीके से पूछा गया कि भाई ऐसा कौन सा पहला पत्रकार था जो जेल गया था, क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें जो गीता वाले में, उसमें इन्होंने जो है कि भड़काऊ तरीके से बयान दिया था, जो अंग्रेजों ने कहा कि ये राष्ट्रद्रोह है, ये देशद्रोह है, और उस आरोप में इनको जो है कि बंद किया गया जेल में। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास के द्वारा शुरू किया गया। राजा राम मोहन राय जी के बारे में भी जान लेते हैं। भैया राजा राम मोहन राय जी दिसंबर 1821 में इन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी, जिसको प्रज्ञा का चांद भी कहा जाता है, तो ध्यान देना कि संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में था प्लस साप्ताहिक था। दूसरा आता है कि फारसी में भी एक इन्होंने साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था, मिरातुल अखबार निकाला था, जिसको बुद्धि दर्पण भी कहा जाता है। तो मिरातुल अखबार नाम से ही दिख रहा है फारसी है, और संवाद कौमुदी नाम से ही दिख रहा है कि बांग्ला है। दोनों ही साप्ताहिक थे, दोनों ही राजा राम मोहन राय लेकर आते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक और पेपर में दिया हुआ है, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। इंडियन मिरर का कहाँ से प्रकाशन होता था? कलकत्ता से। और इंडियन मिरर की स्थापना 1821 में देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष ने की थी। देखो देवेंद्र नाथ टैगोर का नाम तो बहुत कॉमनली लोगों को याद होता है इंडियन मिरर से, लेकिन मनमोहन घोष का नाम याद नहीं रहता, तो इसको याद कर लेना अच्छे से। 1 नवंबर 1913 को गदर समाचार पत्र का जो पहला अंक प्रकाशित हुआ था वो उर्दू भाषा में हुआ था। और गदर एक आंदोलन था, गदर एक संस्था थी जो सैन फ्रांसिस्को में स्थापित की गई थी क्रांतिकारी आंदोलन को योगदान करने के लिए, जो भारत के बाहर गतिविधि कर रहे थे अलग अलग देशों में। तो इनके द्वारा जो पहला अंक प्रकाशित किया गया था उर्दू भाषा में किया गया था। हालांकि बाद में ये जो है कि हिंदी भाषा में आया, गुरुमुखी भाषा में आया, फारसी भाषा में, अलग अलग भाषाओं में आया था। जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि 9 दिसंबर 1913 में ये गुरुमुखी भाषा में भी प्रकाशित होने लगा था। लेकिन जो पहला अंक था वो इनका किसमें था? वो मुख्य रूप से उर्दू में था। और ये अन्य भाषाओं जैसे मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, पख्तूनी, इन सभी भाषाओं में भी छपता था। और गदर एक साप्ताहिक पत्र था जो सैन फ्रांसिस्को से ही प्रकाशित होता था। 1913 से शुरू हो गया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1868 में कलकत्ता में की गई थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष ने की थी। 1868 में कलकत्ता में की थी। कहाँ से की थी? कलकत्ता में की थी भैया। कौन सी भाषा में थी? जाहिर सी बात है, जब गुरुजी कलकत्ता से हो रही है तो बंगाली भाषा में होगी, तो ये बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 में देसी भाषा अधिनियम से बचने के लिए रातों रात यह प्रकाशन अंग्रेजी में करने लगी। ये देसी भाषा अधिनियम क्या है गुरुजी? अभी तो मैंने बताया आपको कि लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1878 में एक एक्ट आया था जिसका नाम रखा गया था वर्नाकुलर एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें कहा गया कि अब कोई भी पत्र देसी भाषा में नहीं छपेगा, केवल और केवल अंग्रेजी भाषा में छपेगा। और इसीलिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात क्या हो गई? अंग्रेजी भाषा में छपनी शुरू हो चुकी थी। और हालांकि इसको लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में समाप्त कर दिया गया। इसको गैंगिंग अधिनियम भी कहा जाता था, मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता था, देसी भाषा अधिनियम। क्या यह बात क्लियर हो गई? ये वाला पूरा पॉइंट क्लियर हो गया? क्योंकि ये प्रश्न कई बार आता है कि 1878 में कौन सी पत्रिका रातों रात अंग्रेजी में छपने लगी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, तो उसका नाम आता शिशिर कुमार घोष की पत्रिका, जो अमृत बाजार पत्रिका थी। अब आगे हम देखते हैं हिंदू पैट्रियाट की स्थापना की बात करें तो हिंदू पैट्रियाट की देखो स्थापना की बात करेंगे तो ये आपके गिरीश चंद्र घोष ने की थी। लेकिन इसके प्रमुख जो संपादक हुए बाद में वो एससी मुखर्जी हो गए, हरिश्चंद्र मुखर्जी हो गए। और ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तिलक जी ने 1881 में बंबई से केसरी एवं मराठा समाचार पत्र शुरू किया था। और केसरी में, गीता में नहीं, केसरी में ही इन्होंने लिखा था वो, जिसको फिर चापेकर बंधु जाके जो है कि हत्या कर देते हैं एक अंग्रेज अधिकारी की, तो उसी के संबंध में ये पुस्तक है, ठीक है। और वो आगे पूछा था ना कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था पहला जो है कि मतलब कि पत्रकार जिसको जेल हुई थी, सजा हुई थी, उसके बारे में है। बंगवासी, केसरी, काल आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचक थी। जो कांग्रेस का उदारवादी दल था ना, जिसकी उन्होंने आलोचना करके फिर क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया। काल की बात करोगे तो परांजपे की, केसरी जो है आपके
बाल गंगाधर तिलक की है। संध्या, युगांधर, बंदी जीवन क्रांतिकारी गतिविधियों की समर्थक थी। बंदी जीवन जो कि सचिन नाथ सान्याल ने लिखी थी, ठीक है। संध्या, युगांतर, बंगवासी, ये सभी की सभी क्या थी, क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वरचंद विद्यासागर जी के द्वारा किया गया था। सोम प्रकाश, मिहिर प्रकाश नहीं, सोम प्रकाश की बात हो रही है, और इसको ईश्वरचंद विद्यासागर, क्योंकि कई बार होता है केशव चंद्र सेन का भी नाम आता है, इसी दौरान केशव चंद्र सेन भी बहुत एक्टिव थे, लेकिन नाम आपको ईश्वरचंद विद्यासागर क्या रखना है, क्योंकि यही चल के आगे 1856 में ही क्या करते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को कानून बनवाते हैं। अब देखो कुछ डायरेक्ट पुस्तकें जो आप कह रहे थे ना कि सर एजुकेशन में पुस्तकों के बारे में, देखो यंग इंडिया की बात करें, महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट जी की पुस्तक है। द लीडर, महामना, मदन मोहन मालवीय जी की पुस्तक है, ठीक है। तो ये पुस्तकें याद रख लो। यंग इंडिया किसकी है, महात्मा गांधी की। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट की। द लीडर, ये आपके मदन मोहन मालवीय जी की पुस्तक है। इंडियन ओपिनियन की बात करें, इंडियन ओपिनियन भैया महात्मा गांधी की, अफ्रीका में इन्होंने शुरू किया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा 1903 में समाचार पत्र साउथ अफ्रीका में शुरू किया गया था, और प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे, जो कि गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में फिर इसको प्रकाशित किया गया। तो इंडियन ओपिनियन भारतीय जो विचार था उसके बारे में। हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड था, जो आप देखोगे 30 मई 1826 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ साप्ताहिक रूप में। संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। ध्यान देना कि यहाँ पे लिख रहा है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है, लेकिन अभी एक प्रश्न और आगे मैं बताऊंगा आपको जो बंगाल गजट के बारे में ही है। लो यहीं पे मैं क्लियर कहता हूँ कि किसी भारतीय के द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा साप्ताहिक रूप से बंगाल गजट लेके आया गया था। अच्छा, अभी मैंने बताया था कि भारत का पहला जो है कि समाचार पत्र कौन सा था, तो सर 1780 में आपने बताया था, यही सेम नाम था, बंगाल गजट था, लेकिन इसके जो संपादक थे वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। कौन थे, हिक्की। लेकिन इसमें प्रश्न क्या बन रहा था गुरुजी, इसमें प्रश्न बन रहा था कि भारत का पहला समाचार पत्र, लेकिन अब क्या बन रहा है, किसी भारतीय के द्वारा जो है कि अंग्रेजी भाषा में टाइप किया गया, संपादित किया गया पहला पत्र किसी भारतीय के द्वारा, तो ये था बंगाल गजट, ये भी ठीक है। लेकिन अगर पूछा है हिंदी भाषा में सर बता दो आप, तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा। तो क्या यहाँ पे ये जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको अभी तैयार कराए, क्या इसमें क्लियर हुआ कि डिफरेंस क्लियर हुआ, जो अंतर है, कंफ्यूजन है, वो क्लियर रख लो। आगे देखते हैं। स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकुमार पिल्लै थे, रामकृष्ण पिल्लै, जो स्वदेश भिमानी के नाम से भी है। इंडिपेंडेंट पुस्तक मोतीलाल नेहरू जी की है। दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त बनारस के हैं। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू जी की। द पायनियर जॉर्ज एलन की है। द लीडर मदन मोहन मालवीय जी, और हरिजन महात्मा गांधी जी की है। और 1865 में इलाहाबाद से इसका प्रकाशन हुआ था, पायनियर का, ठीक है। जॉर्ज एलन ने जो है कि इसको प्रकाशित किया था। देखो यहाँ पर भी हमने रखा है, और एक आगे भी जो है कि लास्ट में पत्र पत्रिका रचना का एक चैप्टर है, उसमें भी आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी। भारत मित्र कौन सी भाषा में थी, हिंदी में थी गुरुजी। राष्ट्रमत मराठी में। प्रजामित्र गुजराती में। नायक बंगाली में। तो ये भी आपसे प्रश्न बन जाता है। अच्छा, गांधी जी ने जो साप्ताहिक पत्र निकाले थे वो एक हरिजन था, एक हरिजन बंधु था, और एक हरिजन सेवक था। तीनों में पता है भाषा के लेवल पर जो है कि अंतर है। गांधी जी के तीनों साप्ताहिक पत्र है, सप्ताह में एक बार निकलते थे। तो हरिजन को इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखना शुरू किया था, और हरिजन बंधु को इन्होंने गुजराती भाषा में लिखा था। हरिजन सेवक को इन्होंने हिंदी भाषा में लिखा था। अच्छा, ये जो हरिजन शब्द है ये दोस्तों जनजाति के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। जनजातियों के लिए यूज करते थे, या फिर आदिवासियों के लिए यूज करते थे। आदिवासियों के लिए महात्मा गांधी जी ने ये वर्ड यूज किया। लेकिन मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि सर आदिवासी जो व्यक्ति, जनजाति व्यक्ति थे, उनको आदिवासी का जो नाम दिया था वो ठक्कर बापा ने दिया था। किसने दिया था, ठक्कर बापा ने। और आगे चल के इन्हीं आदिवासियों को इन्होंने हरिजन वर्ड दे दिया महात्मा गांधी जी ने। तो ये भी याद रख लेना प्रश्न। कानपुर से प्रकाशित होने वाला जो समाचार पत्र था वो प्रताप था, और इसमें विजय सिंह पथिक के बिजौलिया आंदोलन पर भी चर्चा की गई। विजय सिंह पथिक के द्वारा जो बिजौलिया आंदोलन शुरू किया गया था उस पर भी चर्चा की गई है। मराठी पाक्षिक, जो बहिष्कृत भारत का आरंभ भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा 1927 में की गई थी, और मराठी थी। पाक्षिक, पाक्षिक मतलब क्या होता है, 15 दिन पर जो एक बार आता है। 20 जुलाई 1924 में भीमराव अंबेडकर जी ने बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा स्थापित की थी। ध्यान से समझो, 20 जुलाई 1924 में भीमराव अंबेडकर जी ने बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा स्थापित की थी। इसका उद्देश्य क्या था, अस्पृश्य लोगों की नैतिक और भौतिक उन्नति करना। क्या लिख रहा है कि इसका उद्देश्य था
अस्पृश्य लोगों की नैतिक और भौतिक उन्नति करना। इसके अध्यक्ष चिमनलाल हीरालाल सीतलवाड़ थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? चिमनलाल हीरालाल सीतलवाड़ थे। अल हिलाल की बात करें तो अल हिलाल जो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है कि लिखी गई थी और 1912 में उर्दू साप्ताहिक के रूप में इसको प्रकाशित किया गया, हालांकि 1914 में ही ये प्रतिबंधित भी हो गई थी। तो अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद जी की है। लाला लाजपत राय जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने भी एक यंग इंडिया शुरू की थी। ध्यान देना, अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा है कि सर अभी तो आपने पढ़ा है महात्मा गांधी के नाम से कि यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखी है, और न्यू इंडिया करके एक पुस्तक थी जो एनी बेसेंट ने लिखी थी। तो सर यहाँ पे लाला लाजपत राय जी का नाम कैसे आ गया? देखो, यंग इंडिया 2-3 लोगों ने की थी, तो लाला लाजपत राय जी भी थे, लेकिन वो यूएसए में थे। अगर मान लो प्रश्न मिलान करने के लिए कहीं एक साथ दे दे तो डेफिनेटली देखो एक आध पुस्तक है तो गांधी जी की भी उसमें होगी या फिर लाला लाजपत राय जी की पुस्तक रहेगी मिलान करने के लिए। कभी आपको एग्जामिनर इस तरीके नहीं देगा कि यंग इंडिया पे दोनों के पॉइंट को कवर कर ले, नहीं। लाहौर से इन्होंने उर्दू दैनिक निकाला, जो उर्दू भाषा में दैनिक समाचार पत्र था, वंदे मातरम, और अंग्रेजी भाषा में इन्होंने द पीपल निकाला था। द लीडर नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं, वो अलग है। मोतीलाल नेहरू जी और मालवीय जी की वो अलग है, ये द पीपल है, ठीक है। और वंदे मातरम तो अंग्रेजी का साप्ताहिक निकालते थे द पीपल के नाम से और उर्दू में दैनिक निकालते थे वंदे मातरम के नाम से। और लाहौर से और यूएसए से इन्होंने यंग इंडिया का भी प्रकाशन किया था। समाचार पत्र और उनके संपादक जैसे हिंदू की बात करें तो जी सुब्रमण्यम अय्यर हो गए, सुधारक की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, वॉइस ऑफ इंडिया की बात करें दादा भाई नौरोजी हो गए, बंगाली की बात करें तो एसएन बनर्जी हो गए, फ्री हिंदुस्तान की बात करें तारकनाथ दास हो गए, काल की बात करें तो शिवराम परांजपे जो मैंने ऊपर बताया काल, सोम प्रकाश, द्वारकानाथ विद्याभूषण, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता जी, और सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा जी, तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान के द्वारा, और युगांतर की बात करें भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंद्र कुमार घोष। अब जरा एक बार इसको दोबारा मेरे साथ रिवीजन कर लो, यहाँ से एक न एक किताब आपको देखने को मिल जाती है। हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी यानी भारत की आवाज़, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, काल शिवराम परांजपे जो कि एक क्रांतिकारी पुस्तक है, सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण, मिहिर प्रकाश की बात नहीं हो रही, सोम प्रकाश की बात हो रही है, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता जी के द्वारा, सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा, तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान, और युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंद्र कुमार घोष। तो ये पुस्तकें मिलान करने के लिए आती हैं। कौमी आवाज़ की बात करें तो उर्दू अखबार का ये प्रकाशन था जो 1945 में जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई जी के द्वारा शुरू किया गया था। उर्दू अखबार के तौर पे लखनऊ से शुरू हुआ था। संपादक इसके हयातुल्ला अंसारी थे। कुछ और पुस्तकें जैसे कि नवजीवन की बात करें तो ये गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है, नवजीवन गांधी जी ने शुरू की। स्वराज्य की बात करें तो टी प्रकाशम के द्वारा इसको शुरू किया गया था। मूक नायक की बात करें तो भैया अंबेडकर जी ने शुरू किया था, मूक नायक है। समाचार दर्पण की बात करें जेसी मार्शमैन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये कई बार ये प्रश्न बनता है और ये फॉरेनर्स होता है, इसीलिए जो है कि इसमें बहुत सारा लोगों का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन समाचार दर्पण जेसी मार्शमैन हो जाएंगे और राष्ट्र गोफ्तार ये दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, और इन्हीं की वॉइस ऑफ इंडिया भी है। कुछ और पत्रिका जो कि प्रमुख स्थान, जैसे यूपीपी से 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है। स्वदेश की बात करें तो गोरखपुर में है। भारत बंधु की बात करें तो हाथरस में है ये। सत्यवादी की बात करें तो आगरा से है। शक्ति की बात करें तो अल्मोड़ा से है। क्या कहा? स्वदेश आपका गोरखपुर से, भारत बंधु हाथरस से, सत्यवादी आगरा से, शक्ति अल्मोड़ा से है। फिर और आगे देखो, हिंदुस्तानी की बात करें तो हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा ने लिखी। कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना की पुस्तक है कॉमरेड, ध्यान देना, सर सैयद अहमद खां वगैरह नहीं। संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय, अभी मैंने बताया ना, काल परांजपे की है, संध्या ये हो गई आपकी ब्रह्म बांधव उपाध्याय की, और ये सभी पुस्तकें क्रांतिकारियों की थी। न्यू इंडिया, अब यहाँ पे फिर कंफ्यूज हो जाओगे, सर अभी तो आपने बताया कि न्यू इंडिया एनी बेसेंट की भी है, बिल्कुल, लेकिन आपको बिपिन चंद्र पाल का भी नाम याद रखना है। जैसे अभी आपने पढ़ा यंग इंडिया महात्मा गांधी की भी है और लाला लाजपत राय की भी है, लेकिन लाला लाजपत राय जी ने मुख्य रूप से यंग इंडिया को यूएसए से प्रकाशित किया, महात्मा गांधी जी ने भारत से प्रकाशित किया, राइट। उसी तरीके से न्यू इंडिया भारत में एनी बेसेंट भी लेकर आती है और बिपिन चंद्र पाल भी लेकर आते हैं। वंदे मातरम ये अरविंद घोष की है। 10 रोजा पत्रिका, 10 रोजा पत्रिका जो कि अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रकाशित है। और मेरे डियर फ्रेंड्स, अब्दुल गफ्फार खां का एक प्रश्न अभी लेखपाल एग्जाम में आया था फ्रंटियर गांधी के नाम से, ठीक है, फ्रंटियर गांधी के नाम से था, लेकिन वहां पर लेखपाल में एग्जामिनर ने क्या खेला कर दिया, वहां पे लिख दिया खान अब्दुल जब्बार खां। अब सोचो, बहुत सारे एस्पिरेंट ने ये जो नहीं देखा, उन्होंने लगा कि भैया गफ्फार लिखा हुआ और बस टिक लगाए चले, और मैं कह रहा हूं कि 90% एस्पिरेंट ऐसे थे जिनका ये प्रश्न गलत हो गया, जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया ये,
ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। 10 रोजा पत्रिका अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा प्रकाशित हुई थी। संपादक और समाचार पत्र जैसे S.A. डांगे, शौकत अली डांगे, ये सोशलिस्ट इन्होंने लिखी। मुजफ्फर अहमद नवयुग लिखते हैं। गुलाम हुसैन इंकलाब लिखते हैं। M. सिंगार वेलू लेबर किसान गजट लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारी मैगजीन्स वगैरह इनके द्वारा लिखी गई थी। तो आज हमने लगभग प्रेस को कंप्लीट किया, पत्रिका वगैरह देख ली प्रेस में, और एजुकेशन सिस्टम को भी देख लिया। और कल हम लोग अब पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। बहुत जल्दी कवर करा दूंगा, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा, लेकिन भाई एक दिन में 45 मिनट मैक्सिमम होती है क्लास, 30 से 45, क्योंकि उससे ज़्यादा क्लास बनाने में क्या होता है ना कि आप लोग देखते नहीं हो, बोर हो जाते हो, चीज़ें याद भी नहीं हो पाती, क्योंकि हिस्ट्री है भाई, दिन भर रटोगे रात में सफ़ा हो जाएगी। तो इसलिए हमको लिमिटेड तरीके से पढ़ना होता है, लिमिटेड तरीके से कवर करना होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल हमारे 30 पेज कंप्लीट हो गए 97 में से, और हम लोग आ चुके हैं 31 पे। लगभग हम लोग 5 से 6 पेज डेली कवर कर रहे हैं। तो भाई मान के चलो कि आपके 15-16 क्लास तो लगने देखो, उससे कम नहीं लग पाएगा, क्योंकि चीज़ें खाली मुझे रीड करनी होती तो आसान था, लेकिन रीड करने के साथ उसके आगे पीछे की पूरी स्टोरी भी समझानी होती है, ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाए। और आप क्या करना है यहाँ पे, इस क्लास के माध्यम से यही तो सीखने आए हो ना कि सर हमारी घटना चक्र भी कवर हो जाए यहाँ पे, और एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ हमें सारे कॉन्सेप्ट भी लगभग क्लियर हो जाने चाहिए। तो थोड़ा समय तो देना पड़ेगा, ठीक है, और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ मेरे डियर फ्रेंड, जो मैंने अभी आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दिखाई है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मेंस आंसर राइटिंग के बैच में भी आप एडमिशन ले सकते हो। दोनों को हम लोग 31 मई से शुरू करने वाले हैं। कहां से? 31 मई से शुरू करने जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।